and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss fundamental rules. It is fifth part. In this part, I will discuss rule 44 to 47, and in this part, I will emphasize on license fee, honorarium, fees. And 10 MCQs also I will discuss. Those type of question are coming nowadays. So in the same pattern, already I have made the question, you see. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So you see my contact WhatsApp number. It is 8327782034. And if you want to join my Telegram channel, you can join it. Link is there. It is t.me/BAPI2034. So now I am going to start fundamental rules 44 to 47, and also I will discuss 10 MCQs. You see question number 1. Question number 1, for the purpose of the assessment of license fee, the capital cost of a residence owned by a government shall include. 4 ऑप्शंस आर देयर. इसमें क्वेश्चन ये है, जो लाइसेंस फी को हम असेस करेंगे, तो जब हम लाइसेंस फी असेस करते हैं तब हम कैपिटल कॉस्ट को देखते हैं. कैपिटल कॉस्ट ऑफ ए रेसिडेंस, राइट. So 4 options are there. The cost or value of sanitary, water supply, electric installations and fittings, D all of the above. ठीक है. So on the basis of the capital cost of the residence, license fee is assessed. So which things are included in capital cost, right? सो ये भी है, जो द कॉस्ट और वैल्यू ऑफ सैनिटरी, ये इंक्लूड है. जो भी रेसिडेंस में जो भी सैनिटरी फिटिंग्स है वो इंक्लूड है. वाटर सप्लाई इंक्लूड है. जो भी रेसिडेंस में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस एंड फिटिंग्स, ये इंक्लूड है. ये सब इंक्लूड है कैपिटल कॉस्ट में, राइट. तो कैपिटल कॉस्ट फर्स्ट हम मेजर करेंगे कैपिटल कॉस्ट को, तो फिर हम असेस करेंगे लाइसेंस फी, राइट. सो यहाँ पर जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सभी कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, चाहे वाटर सप्लाई, चाहे सैनिटरी फिटिंग्स. सो ये सब इंक्लूड होगा कैपिटल कॉस्ट में. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 2. इन द केस ऑफ रेसिडेंसेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट, द स्टैंडर्ड लाइसेंस फी shall be calculated on the capital cost of the residence and shall be dash per annum of such capital cost. एक स्टैंडर्ड लाइसेंस फी, तो स्टैंडर्ड लाइसेंस फी जो मेजर किया जाएगा वो कैपिटल कॉस्ट के ऊपर ही किया जाएगा, ठीक है. तो पर आनम, पर ईयर में वो जो स्टैंडर्ड लाइसेंस फी कितना होगा, ओके. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड लाइसेंस फी ओवर द कैपिटल कॉस्ट पर आनम, यहां पर क्लियरली दिया पर आनम ऑफ सच कैपिटल कॉस्ट, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है. तो 4 ऑप्शंस गिवन, 5%, 6%, 9% एंड 10%. आपको याद रखना है बिट बी इज द आंसर. 6%. 6% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट पर आनम, जो भी कैपिटल कॉस्ट है उसका 6% हम लेंगे पर आनम, वो स्टैंडर्ड लाइसेंस फी होगा, ठीक है. इसके ऊपर आगे में हम डिस्कस करेंगे जब रूल को डिस्कस करेंगे, रूल 45 को, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. तो बीट बी इज द आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 3. हियर इट इज, यू डिटेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट. सो 3 स्टेटमेंट्स गिवन, we can detect the correct statement. When license fee has been recovered short through an error in calculation of standard license fee, or through mistake, or it is inadvertent, okay. So यहां पर दिया है लाइसेंस फी में शॉर्टेज है,
जो लाइसेंस फी में शॉर्टेज है उसको रिकवर किया जाएगा। तो वही दिया है, व्हेन लाइसेंस फी हैज बीन रिकवर्ड शॉर्ट थ्रू एन एरर, ऐसा कुछ एरर हो गया, जितना लाइसेंस फी रिकवर करना था वो नहीं किया गया, तो उसमें शॉर्टेज हो गया। इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइसेंस फी, ओके, एरर आ जाता है जब स्टैंडर्ड लाइसेंस फी हम मेजर करते हैं, उसमें एरर आ गया। तो जितना लाइसेंस फी कलेक्ट किया गया वो एक्चुअल से कम है, और थ्रू मिस्टेक भी हो सकता है, जो क्लरिकल एरर हो सकता है, और इनएडवर्टेंस मीन्स अनइंटेंशनली, एक्चुअली इट इज इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनली एरर आ गया। तो ये जो शॉर्टेज आ गया, जो लाइसेंस फी रिकवरी में शॉर्टेज आ गया, तो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, यही दिया है। ठीक है, ऑप्शन 1, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल पे द डेफिशिएंसी ऑन डिमांड मेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट on which the short recovery was made. Second statement, the government servant shall pay the deficiency on demand made within 18 months from the date on which the short recovery was made. Third statement, number of installments as the government may direct. तो उसमें देखिए यहां पर जो आंसर है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है 1 और 3। फर्स्ट स्टेटमेंट है जब शॉर्टेज को डिटेक्ट किया जाएगा उसी से 12 months के अंदर जितना शॉर्टेज है उसको रिकवर किया जाएगा। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल पे द डेफिशिएंसी ऑन डिमांड मेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द शॉर्ट रिकवरी वॉज मेड। जब लाइसेंस रिकवरी किया गया था उसमें शॉर्टेज था, तो जब ये डिटेक्ट होगा उससे 12 months के अंदर, जिस डेट में डिटेक्ट हुआ उसका 12 months के अंदर इसको रिकवर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो रिकवर होगा कितना इंस्टॉलमेंट में, जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एक्चुअली गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो ये करेक्ट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एज द गवर्नमेंट में डायरेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितना इंस्टॉलमेंट्स में वो उसको रिकवरी करेगा। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन इट मीन्स ऑन द डेट ऑन व्हिच शॉर्टेज इज डिटेक्टेड, then from this date within 12 months the shortage can be recovered, right? And within 12 months it can be recovered, and in how many installments actually the direction given by the government. So option C is the correct answer. Both the statement 1 and 3 both are correct one, right? Question of 4, where the standard license fee of a residence cannot be determined for regions to be recorded in writing at the time of its allotment, the government servant shall pay such license fee as may be fixed by the government on the basis of. स्टैंडर्ड लाइसेंस फी को डिटरमाइन नहीं किया गया है, कुछ रीजन से जस्टिफिकेशन भी दिया गया है कि फॉर दिस रीजन स्टैंडर्ड लाइसेंस फी स्टिल नाउ इट इज नॉट डिटरमाइंड। कितना स्टैंडर्ड लाइसेंस फी है अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है, और उसका रीजन भी दिया गया है। तो किस बेसिस में गवर्नमेंट अभी लाइसेंस फी कलेक्ट करेगा, ऑन व्हाट बेसिस द गवर्नमेंट कलेक्ट द लाइसेंस फी, लाइसेंस फी आज मे बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा बेसिस में अभी गवर्नमेंट लाइसेंस फी को मेजर करेगा, क्योंकि कुछ कारण के वजह से, कुछ ऑथेंटिक रीजन के वजह से अभी स्टैंडर्ड लाइसेंस फी डिटरमाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन, द कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स देयर इन एंड द नोन एंड एंटिसिपेटेड लाइबिलिटीज रिलेटिंग देयर टू, क्लॉज 10% ऑफ द अमाउंट सो अराइव्ड एट। थर्ड वन 10% ऑफ हिज मंथली एमोलुमेंट्स। तो यहां पर जो एमोलुमेंट्स है, यहां पर आपको लेना है कि डीए बेसिक पे प्लस डीए, यहां पर आपको जो एमोलुमेंट्स को लेना है इट इज बेसिक पे प्लस डीए को भी लेना है। ठीक है, ये जो एमोलुमेंट्स है आप देखिए एफआर रूल 45C में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो ये 3 ऑप्शंस है, यदि स्टैंडर्ड लाइसेंस फी को डिटरमाइन नहीं किया गया है तब गवर्नमेंट कैसे लाइसेंस फी को फिक्स करेगा। ऑप्शंस दिया है ओनली 1 स्टेटमेंट, आइदर 1 और 3 whichever is less, आइदर 1 और 3 whichever is less, आइदर 1 और 2 और 3 whichever is less। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तीनों ऑप्शंस में जो भी लेस होगा, क्या क्या ले जाइए, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन, जो भी
रेसिडेंट्स का लाइसेंस फी रिकवर किया जाएगा, उसमें फर्स्ट देखेंगे उसमें कितना जो कंस्ट्रक्शन, जो रेसिडेंशियल का कंस्ट्रक्शन है उसमें कितना खर्च है। नेक्स्ट है फिटिंग्स है, कॉस्ट ऑफ फिटिंग्स, इसमें सैनिटरी है, वाटर सप्लाई है, ठीक है, और इलेक्ट्रिफिकेशन है, सब कुछ आ जाएगा। और थर्ड वन 10% ऑफ हिज मंथली एमोलुमेंट्स, जो मंथली एमोलुमेंट्स है उसका 10%, ठीक है। ये तीनों में से जो लेस होगा, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है उसी में जो लेस होगा वही, उसी को हम स्टैंडर्ड लाइसेंस फी मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड लाइसेंस फी अभी तक मेजर नहीं किया गया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो कैसे गवर्नमेंट स्टैंडर्ड लाइसेंस फी को फिक्स करेगा? सो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट को देखिए, तीनों में जो लेस होगा, ठीक है, उसी को मान लिया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लाइसेंस फी फॉर सबस्टैंडर्ड और अनक्लासिफाइड accommodation at dash of the flat rate fixed by the government from time to time for regular accommodation at the same type with the same extent of living area। ये क्या है? सबस्टैंडर्ड accommodation, ठीक है। सबस्टैंडर्ड केस में जो लाइसेंस फी, जो फ्लैट रेट फिक्स करेगा गवर्नमेंट, कैसे फिक्स करेगा वही दिया है, ठीक है। ये मेन फोकस कीजिए, सबस्टैंडर्ड, देखिए इसको मैं ब्रैकेट में रख दिया, सबस्टैंडर्ड और अनक्लासिफाइड अकोमोडेशन। सो उसमें जो नॉर्मल लाइसेंस फी है, चाहे इसमें नॉर्मल लाइसेंस फी लेंगे ना, नॉर्मल लाइसेंस फी का कितना परसेंटेज लेंगे, क्योंकि यहां पर जो अकोमोडेशन है सबस्टैंडर्ड है, अनक्लासिफाइड है। तो इस केस में ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 25%, 50%, 75%, 90%। तो उसमें आप देखिए, इसमें 75% हम लेंगे, 75% ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी, याद रखिए नॉर्मल लाइसेंस फी, ठीक है। यदि सबस्टैंडर्ड केस में नॉर्मल, जो नॉर्मल लाइसेंस फी होना चाहिए उसका 75% हम लेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, राइट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑफिसर्स हु आर इन पोजीशन of lower type of accommodation and do not accept the offer of allotment of higher type of accommodation may now be charged। एक्चुअली क्या है, ऑफिसर ने क्या किया, जो हायर, उसका जो एंटाइटल अकोमोडेशन है वो उसको रिसीव नहीं कर रहा है। बोला मैं हायर अकोमोडेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे लोअर टाइप अकोमोडेशन चाहिए, और वो भी लोअर टाइप अकोमोडेशन में रहता है, लोअर टाइप रेसिडेंस में रहता है। तो यहां पर जो उसका एंटाइटलमेंट है वही हायर है, हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन, मगर द ऑफिसर इज नॉट रेडी टू अकोमोडेट इन हायर टाइप, ऑलरेडी द ऑफिसर हैज अकोमोडेटेड इन लोअर टाइप। तो उसमें क्या किया जाएगा? सपोज मेरा एंटाइटलमेंट है जो अकोमोडेशन, उससे बेसिकली जो लोअर टाइप है मैं उसको प्रीफर किया, जो हायर टाइप मेरा जो एंटाइटलमेंट है अकोमोडेशन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आप याद रखिए एक पेनल्टी लगेगा। जैसे आप लोअर टाइप में रहते हो तो लोअर टाइप में जो रेट लाइसेंस फी है उसको देना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा 1 मंथ का जो हायर टाइप अकोमोडेशन है उसका लाइसेंस फी 1 मंथ के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब देख लीजिए ऑप्शन, यहां पर क्लियरली मेंशन है 1 month's license fee only in respect of the higher type of accommodation, so allotted in addition to the normal rate of license fee in respect of the lower type of residence। Second option, 2 months license fee only in respect of the higher type of accommodation, so allotted in addition to the normal rate of license fee in respect of the lower type of residence। Third option, 1 month's license fee only in respect of the lower type of accommodation, so allotted in addition to the normal rate of license fee in respect of the lower type of residence। Option D, 2 months license fee only in respect of the lower type of accommodation, so allotted in addition to the normal rate of license fee in respect of the lower type of residence। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि एक्चुअली जो ऑफिसर एंटाइटल है वो हायर टाइप अकोमोडेशन के लिए एंटाइटल है, मगर वो अभी पॉजेस किया है लोअर टाइप ऑफ अकोमोडेशन, वो उसका एंटाइटल अकोमोडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो लोअर टाइप अकोमोडेशन में वो रहता है
उसका जो लाइसेंस फी वो देगा, प्लस उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी क्या होगा ना, एक्स्ट्रा जो 1 मंथ, देखिए एक्स्ट्रा 1 मंथ लाइसेंस फी ओनली इन रेस्पेक्ट टू द हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन, ये एक एक्स्ट्रा होगा। जो उसका एंटाइटल अकोमोडेशन है, जो हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन है, उसका जो लाइसेंस फी 1 मंथ का वो एक एक्स्ट्रा पे करेगा, क्योंकि वो उसका एंटाइटल का अकोमोडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो भी लोअर टाइप में रहता है। ठीक है, इसलिए जो लोअर टाइप रेसिडेंस में वो रहता है उसका लाइसेंस फी देगा, प्लस एक एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, नॉर्मल रेट देगा, नॉर्मल रेट देगा जैसे लोअर टाइप का, ये लोअर टाइप प्लस एक एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा है वो है जो उसका एंटाइटल अकोमोडेशन है, जो हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन है, उसका जो लाइसेंस फी 1 मंथ एक्स्ट्रा लाइसेंस फी हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन का वो देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, परमिसिबल पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ द रेसिडेंस, रिटेंशन ऑफ द रेसिडेंस इन केस ऑफ लीव, उसको छोड़ दीजिए, अदर देन LPR, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, मेडिकल लीव और स्टडी लीव, इसको छोड़ दीजिए। ओके, जस्ट यू लीव एक्चुअली दिस टाइप ऑफ लीव्स, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, मेडिकल लीव और स्टडी लीव, इसको नहीं लेना है। जो नॉर्मल लीव है, जो हम रेसिडेंस, जो गवर्नमेंट रेसिडेंस है, हम रिटर्न करेंगे, क्या परमिसिबल पीरियड है? ओके, कितना है परमिसिबल पीरियड जो लीव टाइम में हम रेसिडेंस को रिटर्न कर सकते हैं? मगर ये सब टाइम में नहीं, लीव, इसको छोड़ दीजिए, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, मेडिकल लीव और स्टडी लीव। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शंस, फॉर द पीरियड ऑफ लीव बट नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स, फॉर द पीरियड ऑफ लीव बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, फॉर द पीरियड ऑफ लीव बट नॉट एक्सीडिंग 8 मंथ्स, फॉर द पीरियड ऑफ लीव बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फॉर द पीरियड ऑफ लीव बट नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स। ठीक है, चाहे आप EL, HPL, लीव नॉट ड्यू, ये सब आप जितना है, मगर उसमें लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, मेडिकल लीव, स्टडी लीव उसमें नहीं लेना है। बाकी जो लीव है उसमें आप जो रेसिडेंट्स को रिटर्न कर सकते हो वो पीरियड है नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स। आप नॉर्मली गवर्नमेंट रेसिडेंट्स को रिटर्न कर सकते हो, वही परमिसिबल पीरियड है। बियॉन्ड दैट आपका फिर आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, अंडर डैश ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ग्रांट और permit a government servant to receive an honorarium as remuneration for work performed which is occasional or intermittent in character and either so laborious or of such special merit as to justify a special reward। तो देखिए, आप देखा होगा फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 9 में डेफिनेशन दिया गया था ऑनरारियम का, ओनली डेफिनेशन था। ठीक है, मगर आप अभी आ जाइए, इसमें ओनली डेफिनेशन, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ओनली ऑनरारियम का डेफिनेशन दिया है। मगर आप आ जाएंगे अभी फंडामेंटल रूल 46B में आ जाइए। इस रूल में क्लियरली दिया गया है कि यदि आप ऐसा कुछ लेबरियस वर्क, कुछ स्पेशल वर्क, चाहे ओकेजनली और इंटरमीडिएट मैनर आप कर रहे हो, तो उसमें वो परमिशन कौन देगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन देगा। ये जो है इसमें ऐड किया गया है। आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर, नहीं, ऑप्शन ए में ओनली ऑनरेरियम का डेफिनेशन दिया गया है। मगर यहां पर क्या है, सपोज आपको कहीं पर ऑनरेरियम मिल रहा है तो पहले परमिशन आपको ग्रांट कौन करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रांट देगा, परमिशन देगा। तो परमिशन का बात आता है तो फंडामेंटल रूल 46B, राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो उसके ऊपर आगे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जैसे ऑनरेरियम मिलता है, थोड़ा एग्जांपल देता हूं। सपोज आप आज गेस्ट फैकल्टी में जाकर पढ़ा रहे हो, कि कोई गेस्ट लेक्चर दे रहे हो, कि कोई ट्रांसलेटर के हिसाब से कोई एक लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये सब केस में कोई साइंटिफिक स्टडीज है कि रिलेटेड टू कोई टेक्निकल स्टडीज है, कोई आर्ट एंड कल्चर है, इसमें आप गवर्नमेंट का परमिशन लेके वहां पर आप सपोज आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, तो उसमें आपको ऑनरेरियम मिलेगा और गवर्नमेंट भी परमिशन दिया है। तो वही जो गवर्नमेंट का जो ग्रांट और परमिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, वो आ जाता है फंडामेंटल रूल 46B। मगर यदि डेफिनेशन, वो फंडामेंटल रूल
9 सब सेक्शन 9, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ डिसिप्लिनरी केसेस assigned to an inquiry officer may be restricted to dash cases in a year with not more than dash cases at a time। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर डिसिप्लिनरी केस हैंडल कर रहा है वो एक ईयर में कितना केस हैंडल करेगा और साइमल्टेनियसली एक टाइम में कितना केस हैंडल करेगा। तो दो क्वेश्चन यहां पर है, हाउ मेनी केसेस द इंक्वायरी ऑफिसर कैन हैंडल ड्यूरिंग ए ईयर and simultaneously how many cases he handle simultaneously। तो आपको याद रखना है इन ए ईयर का बात है तो 8 केसेस इन ए ईयर, और साइमल्टेनियसली होगा एक ही साथ वो 4 केस हैंडल कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8 केसेस इन ए ईयर विथ नॉट मोर देन 4 केसेस एट ए टाइम। 4 केसेस एट ए साइमल्टेनियसली वो एक ही साथ 4 केस हैंडल कर सकता है, और ईयर में टोटल 8 केसेस वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट वन। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऑनरारियम फॉर सर्विंग ऑफिसर इज एन अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ मंथली बेसिक पे ड्रॉन। ये करेक्ट है। जो सर्विंग ऑफिसर है यदि उसको डिसिप्लिनरी केस में इंक्वायरी अथॉरिटी बनाया जाता है तो उसको जो ऑनरारियम कितना मिलेगा, ऑनरारियम उसका जो बेसिक पे है बेसिक पे का 15% मिलेगा, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिसर को उसका जो बेसिक पे है उसका 15% मिलेगा। सिमिलरली प्रेजेंटिंग ऑफिसर का बात आ गया, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का बात आ जाता है तो उसको उसका बेसिक पे का 10% मिलेगा। ये भी करेक्ट है। याद रखिए इंक्वायरी ऑफिसर को जो ऑनरारियम मिलेगा, जो सर्विंग ऑफिसर है जो अभी जॉब में है, रिटायर्ड नहीं, जो जॉब में है, ठीक है, यदि उसको इंक्वायरी अथॉरिटी बनाया जाता है तो उसका बेसिक पे का 15% ऑनरारियम मिलेगा, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बेसिक पे का 10% मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट वन। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, इन केस ऑफ कॉमन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स an additional amount of honorarium of rupees 5,000 will be payable to the inquiry officer both retired and serving for every additional charged officer। क्योंकि कॉमन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में यदि आप सपोज कोई एडिशनल चार्ज ऑफिसर का केस को हैंडल करते हो तो वहां पर एक एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज मिलेगा, ठीक है, चाहे रिटायर्ड हो कि चाहे सर्विंग हो। कॉमन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में यदि कोई एडिशनल चार्ज ऑफिसर का क्या केस आप हैंडल कर रहे हो, इंक्वायरी ऑफिसर हैंडल कर रहा है तो उसको एक एक्स्ट्रा रुपीज 5,000 मिलेगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट मीन्स अभी तो करेक्ट है ना, तो ऑप्शन डी, ठीक है, नॉन, क्योंकि सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप डिटेक्ट कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चंस था, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेनेशंस को चलेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल रूल 40 तक मैं डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। 41, 42, 43 को डिलीट कर दिया गया है। 44 में कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये वेरी कॉमन है। मैं थोड़ा बता, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या है, आप देखा होगा एक सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है। कॉम्पेंसेटरी अलाउंस क्या है, यदि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बढ़ जाता है तब उसको इट मींस कवर अप करने के लिए आपको एक अलाउंस मिलता है। क्योंकि कॉस्टली, आप अभी कॉस्टली सिटी में रहेंगे और वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जब हाई हो जाएगा तो वो उसी केस में क्या होगा, जो उसको थोड़ा इट मींस रिलीव करने के लिए एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, वही है कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ठीक है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप चाहे रेंट में ले रहे हो, कोई रेसिडेंस बहुत ज्यादा है, और कोई आर्टिकल्स खरीदना चाहते हो ज्यादा है, तो उसी को कवर अप करने के लिए एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, वही है कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ठीक है। तो ये फंडामेंटल रूल 44 जो रूल्स रेगुलेशंस है के हिसाब से जो भी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दिया जाएगा उसको डिटेक्ट किया जाएगा कि कितना कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दिया जाएगा, तो रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके ये डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, थोड़ा मैं इसको डिस्कस कर दिया। चलो अभी फंडामेंटल रूल 45 को चलेंगे। अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंस, जब आप गवर्नमेंट जॉब में हो, सपोज यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, देन फ्री रेसिडेंशियल फैसिलिटी
इट इज अवेलेबल, फ्री रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल बाय द एम्प्लॉय, नहीं की? तो उसमें डिफरेंट प्रिंसिपल है, हायर अकोमोडेशन, लोअर अकोमोडेशन, आपका बेसिक पे क्या है, आपका पोस्ट क्या है, आपका लेवल क्या है, उसका हिसाब से आपको रेसिडेंस अलॉट किया जाएगा। तो वो सब चीज दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स or issue orders laying down the principles governing the allotment to officers serving under its administrative control for use by them as residences of such buildings owned or leased by it। ठीक है, चाहे वो जो बिल्डिंग है, चाहे ओनर इज द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस बिल्डिंग ऑन लीज बेसिस और सच पोर्शंस thereof as the central government may make available for the purpose। Such rules or orders may lay down different principles for observance in different localities or in respect of different classes of residences and may prescribe the circumstances in which such an officer shall be considered to be in occupation of a residence। तो चाहे वो जो बिल्डिंग, सपोज आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको रेसिडेंस अलॉट हुआ, जो रेसिडेंस अलॉट होगा आपका पे लेवल को देखकर, आप कौन सा पे लेवल में है उसको देखकर आपको रेसिडेंस अलॉट किया जाएगा। तो उसका रूल्स है, चाहे वो बिल्डिंग को गवर्नमेंट डायरेक्टली ओनर है कि गवर्नमेंट उसको लीज बेसिस में लिया है, तो उसका प्रिंसिपल्स के हिसाब से बेसिकली रेसिडेंस अलॉट किया जाता है। आगे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ऊपर देखेंगे, लाइसेंस फी के ऊपर। इसमें देखिए ये फंडामेंटल रूल 45A कैपिटल ए और उसका जो सेकेंड डबल आई ना, तो इट मीन्स उसको देखेंगे कि जो सबसेक्शन 2 को देखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ द असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फी the capital cost of a residence owned by a government shall include the cost or value of sanitary, water supply and electrical installations and fittings। अभी बताया था जब हम कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि लाइसेंस फी जो डिटरमाइन होगा वो किसके ऊपर डिटरमाइन होगा, वो कैपिटल कॉस्ट के ऊपर होगा, कैपिटल कॉस्ट ऑफ द रेसिडेंस। ठीक है, तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ रेसिडेंस को फर्स्ट मेजर किया जाएगा, देन लाइसेंस फी को डिटरमाइन किया जाएगा। तो कैपिटल कॉस्ट में जो भी सैनिटरी फिटिंग से, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग से, जो वाटर सप्लाई है वो सब इंक्लूड होगा। और इसमें दो ऑप्शंस दिया गया है, आइदर एंड साल। आइदर ये दिया है द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्टिंग द रेसिडेंस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ साइट एंड इट्स प्रिपरेशन एंड एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन और व्हेन दिस इज नॉट नोन। इसमें फर्स्ट चीज है, आप एक गवर्नमेंट एक साइट लेगा, साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो ये सब कैपिटल फर्स्ट ऑप्शन यही है, फर्स्ट इसको ले जाना है कि साइट का कॉस्ट क्या है, फिर कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये डिटेल्स लिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेसिडेंस इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द साइट। अभी रेसिडेंस का प्रेजेंट वैल्यू क्या है और इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द साइट, जो साइट में रेसिडेंस है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये दोनों आइदर दिया है, आंसर आइदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों को आपको याद रखना है, आइदर फर्स्ट वन और सेकेंड वन। ठीक है, यदि फर्स्ट वन व्हिच इज नॉट नोन, सपोज हमको पता नहीं है कि साइट के ऊपर कितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट किया है, कि जो उसके ऊपर जो साइट के ऊपर जो बिल्डिंग हुआ, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया, उसमें कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। व्हेन दिस इज नॉट नोन, सेकेंड को आएंगे कि जो जिस साइट में रेसिडेंस है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से कैपिटल कॉस्ट मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को इधर देख लीजिए अच्छे से, ठीक, राइट, क्लियर। तो कैपिटल कॉस्ट में आपको याद रखना है जितना सैनिटरी फिटिंग से, इलेक्ट्रिकल फिटिंग से, जो वाटर सप्लाई फिटिंग से, वो सब इंक्लूड होगा, और जो आइदर दिया है आंसर आइदर, ये दोनों को लेना है। ठीक है, एक हम देखेंगे, हम गवर्नमेंट ने साइट एक्विजिशन किया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया, उसके ऊपर कितना खर्च हुआ, तो ये सब डिटेल्स होगा, और नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेसिडेंस। ठीक है, अच्छा, एक नोट है उसमें क्लियरली दिया है द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन और स्पेशल रिपेयर शैल नॉट बी एडेड टू कैपिटल। अच्छा, यदि स्पेशल रिपेयर हो रहा है, बिल्डिंग को रेस्टोर, क्योंकि द बिल्डिंग ऑलरेडी इट इज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन, सो नाउ एक्चुअली गवर्नमेंट एक्चुअली already it means invested funds for special repair, restoration of buildings। restoration केस में क्या है, यदि जो अकोमोडेशन में आड़ नहीं होगा, ठीक है,
तब वो कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और यदि पूरा टोटल जो है बहुत एक्सपेंसिव कैरेक्टर होगा, यदि जो स्पेशल रिपेयर हो रहा है वो मोर एक्सपेंसिव कैरेक्टर होगा, तो वो कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड होगा, नहीं तो नॉर्मली इंक्लूड नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन और स्पेशल रिपेयर शैल नॉट बी एडेड, ये देखिए, टू कैपिटल कॉस्ट, शैल नॉट बी एडेड टू कैपिटल कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू अनलेस सच रेस्टोरेशन और रिपेयर्स ऐड टू अकोमोडेशन। मींस अकोमोडेशन में वैल्यू ऐड होना चाहिए। ठीक है, जो स्पेशल रिपेयर हो रहा है कि अभी गवर्नमेंट उसको रेस्टोर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अकोमोडेशन में वैल्यू ऐड होना चाहिए कि नहीं, तो एक उसको रिप्लेस करने के लिए, बिल्डिंग को रिप्लेस करने के लिए जो स्पेशल रिपेयर चल रहा है वो बहुत मोर एक्सपेंसिव है, तो अब जाकर वो कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, द सेंट्रल गवर्नमेंट may for reasons which should be recorded राइट ऑफ ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ रेसिडेंस। कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट राइट ऑफ कर देता है कि कैपिटल कॉस्ट में ये रेसिडेंस का ये पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट में रेसिडेंस, जो गवर्नमेंट रेसिडेंस है उसका कुछ पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। तो कौन सा पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा वो अभी हम देखेंगे। देखिए, टू ऑप्शंस क्या क्या नहीं होगा। सपोज रेसिडेंस में ऐसे कुछ रूम्स है जो नॉन ऑफिशियल विजिटर्स, ठीक है, फॉर द रिसेप्शन ऑफ ऑफिशियल, आपका रेसिडेंस में ऐसा कुछ रूम्स को सेपरेट कर दिया गया जिसमें जो भी ऑफिशियल एक्चुअली आपका रेसिडेंस को विजिट करेंगे उनका रिसेप्शन है, कोई नॉन ऑफिशियल विजिटर्स, तो ये इस तरीका का जो रेसिडेंस है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको राइट अप कर दिया जाएगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि कौन सा पोर्शन कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, राइट ऑफ ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। यदि बिल्डिंग का जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट रेसिडेंस है, उसका कुछ पोर्शन इट मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल रिसेप्शन और नॉन ऑफिशियल रिसेप्शन, वो पोर्शन को कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और एक है, सेकेंड है, यदि जो अकोमोडेशन का जो वैल्यू है वो थोड़ा ज्यादा है, यहां पर when it is satisfied that the capital cost as determined under the above rules would be greatly in excess of the proper value of the accommodation provided। जो भी accommodation प्रोवाइड किया गया उसमें थोड़ा जो कैपिटल कॉस्ट एक्सेस हो गया, उसका थोड़ा वैल्यू को हम ज्यादा ले लिए, तो इस केस में वो पोर्शन को राइट अप कर दिया जाएगा कैपिटल कॉस्ट से। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिए। तो फर्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि रेसिडेंस का कुछ पोर्शन को हम ऑफिशियल रिसेप्शन के आकार में लेंगे और नॉन ऑफिशियल रिसेप्शन के आकार में लेंगे, वो पोर्शन को हम कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। और यदि जो भी अकोमोडेशन, जो भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिला है, यदि उसका जो वैल्यू प्रॉपरली मेजर नहीं किया गया और थोड़ा एक्सेस हो चुका है, तो वो भी पोर्शन को कैपिटल कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को याद रखिए। Next one, in the case of residences owned by government, the standard license fee shall be calculated on the capital cost of the residence and shall be either। देखिए, either ये दोनों में आप देख लीजिए जो भी लेस होगा, ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट्स में जो लेस होगा, यहां पर मैं और दे दिया, ये दोनों में जो लेस होगा, ये दोनों में जो लेस होगा, फर्स्ट क्या है, जो स्टैंडर्ड लाइसेंस फी हम मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, एक है परसेंटेज ऑफ सच कैपिटल कॉस्ट इक्वल टू सच रेट ऑफ इंटरेस्ट आज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट प्लस एन एडिशन फॉर म्युनिसिपल एंड अदर टैक्सेस इन द नेचर ऑफ हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पेबल बाय गवर्नमेंट in respect of the residence, and for both ordinary and special maintenance and repairs such addition being determined under rules which the central government may make। फर्स्ट वन क्लियर है, जो भी टैक्स पे किया जाता है, कोई ऐसा मेंटेनेंस रिपेयर उसमें एडिशन हो जाता है, और जो कैपिटल कॉस्ट एक्चुअली फिक्स किया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ये सब एक चीज आ जाता है। ठीक है, सेकेंड वन 6% पर annum ऑफ सच कैपिटल कॉस्ट विच एवर इज लेस, इसमें फर्स्ट आप मेजर कर दीजिए, इस सबको ऐड कर दीजिए जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने फिक्स किया। सेकंड, जो टैक्स गवर्नमेंट पे कर रहा है, जैसे म्युनिसिपल है कि अदर टैक्सेस, कि कोई मेंटेनेंस रिपेयर में कुछ एडिशन हुआ, तो ये सबको ले जाइए। और अदर साइड में क्या होगा, और में कैपिटल कॉस्ट का 6%, ओके, 6% पर annum ऑफ सच कैपिटल कॉस्ट व्हिच एवर इज लेस, इसमें जो दोनों में लेस होगा, बेसिकली यही है
6% के ऊपर क्वेश्चन आता है। जो स्टैंडर्ड लाइसेंस फी होता है वो बेसिकली कैपिटल कॉस्ट का 6% होगा पर एनम, ठीक है। मगर यहां पर यदि ये क्वेश्चन आता है दोनों में आइदर और, व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। चलो, व्हेन लाइसेंस फी हैज बीन रिकवर्ड sought through an error in calculation of standard license fee और थ्रू मिस्टेक और इन एडवर्टेंस में अभी बताया था, कभी कभी क्या है जितना लाइसेंस फी रिकवर करना चाहिए रिकवर नहीं किया गया, तो लाइसेंस फी रिकवरी में डेफिशिएंसी आ गया, तो वो उसको कैसे रिकवरी किया जाएगा ना, जिस डेट में एक्चुअली वो डेफिशिएंसी डिटेक्ट हुआ उसका 12 मंथ्स के अंदर वो जो डेफिशिएंसी है उसको रिकवरी कर दिया जाएगा। और कितना इंस्टॉलमेंट्स में वो गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड करेगा, ठीक है। कितना इंस्टॉलमेंट में एक्चुअली 12 मंथ्स के अंदर तो होगा, 12 मंथ्स जिस डेट में एक्चुअली एरर डिटेक्ट हुआ कि जितना लाइसेंस फी कलेक्ट करना चाहिए वो नहीं हुआ, उससे कम किया गया, तो उसको जब लाइसेंस फी रिकवरी किया जाएगा तो वो बता दिया जिस डेट में डिटेक्ट होगा उसका 12 मंथ्स के अंदर रिकवरी होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कितना इंस्टॉलमेंट्स में होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, राइट। तो द गवर्नमेंट सर्वेंट shall pay the deficiency on demand made within 12 months। ये जो 12 months कैसे कैलकुलेट होगा ना, फ्रॉम द डेट ऑन द शॉर्ट रिकवरी वाज मेड एंड इन सच नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एज द गवर्नमेंट में डायरेक्ट, ठीक है। कितना इंस्टॉलमेंट होगा गवर्नमेंट एक्चुअली डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जैसे आप एंटाइटल है हायर टाइप अकोमोडेशन, हायर टाइप अकोमोडेशन, ठीक है, आप एंटाइटल है, मगर आप अभी लोअर टाइप अकोमोडेशन को पजेस किया है, लोअर टाइप में आप रहते हो, इसमें आप रहते हो, एक्चुअली आप एंटाइटल है हायर टाइप अकोमोडेशन, एचटीए हायर टाइप अकोमोडेशन, मगर आप पजेस किया है लोअर टाइप अकोमोडेशन। आप बोल रहे हो कि मैं वो हायर टाइप अकोमोडेशन में रिसीव नहीं करूंगा। अरे आपको हायर टाइप अकोमोडेशन मिला आपका पोस्ट और पे लेवल के हिसाब से, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप जाकर लोअर टाइप अकोमोडेशन में रहते हो, तो उसमें तो पेनल्टी लगेगा। तो कितना पेनल्टी लगेगा? तो बेसिकली ये जो लोअर टाइप है ना, लोअर टाइप अकोमोडेशन, उसमें आपको नॉर्मल फी देना है, उसका जो नॉर्मल लाइसेंस फी देना है, ठीक है। किसका? जो आप रहते हो, आप किसमें रहते हो? लोअर टाइप अकोमोडेशन में, उसका जो लाइसेंस फी देना है। और यहां पर एक एक्स्ट्रा आपको देना है, एक्स्ट्रा मीन्स वही है पेनल्टी। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा रहेगा 1 मंथ, एक्स्ट्रा 1 मंथ लाइसेंस फी रहेगा। 1 मंथ लाइसेंस फी किसके हिसाब से डिटेक्ट होगा ना, हायर टाइप अकोमोडेशन के हिसाब से। जो एक्स्ट्रा आप पे करेंगे 1 मंथ का लाइसेंस फी, वो हायर टाइप अकोमोडेशन का, ठीक है। नॉर्मली आप एंटाइटल है हायर टाइप के लिए, मगर आप जाकर लोअर टाइप में रहते हो तो तब पेनल्टी लगेगा। तो लोअर टाइप में रहते हो तो जो लोअर टाइप अकोमोडेशन का जो नॉर्मल लाइसेंस फी आप दे रहे हो, मगर आपको एक पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी क्या है? एक्स्ट्रा 1 मंथ का लाइसेंस फी। मगर जो एक्स्ट्रा 1 मंथ का लाइसेंस फी होगा वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा ना, वो हायर टाइप अकोमोडेशन के ऊपर होगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट वन, यदि आपको इसके ऊपर भी बोला था मैं, एक सबस्टैंडर्ड और अनक्लासिफाइड अकोमोडेशन, जो आपको अकोमोडेशन मिल रहा है वो सबस्टैंडर्ड है। जब सबस्टैंडर्ड होगा तो अब आपको कितना देना पड़ेगा? जो नॉर्मल रेट ऑफ लाइसेंस का 75% देना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखिए। जब सबस्टैंडर्ड होगा आपका अकोमोडेशन, तब आप जो लाइसेंस फी पे करेंगे वो नॉर्मल लाइसेंस फी का 75% होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, सपोज आप अभी those government servants who are entitled to rent free accommodation and are allotted an accommodation of a type higher than their entitlement on their own request। तो यहां पर एक मजा बात है, इसमें क्या है, एक्चुअली आप लोअर टाइप अकोमोडेशन के लिए एंटाइटल हो, इसके लिए एंटाइटल हो, इसके लिए एंटाइटल हो, मगर आप अभी रिक्वेस्ट करके हायर टाइप में रहते हो, हायर टाइप अकोमोडेशन में रहते हो थ्रू रिक्वेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोअर टाइप अकोमोडेशन के लिए एंटाइटल हो, मगर आप अभी रिक्वेस्ट करके हायर टाइप अकोमोडेशन में रहते हो, तो उसमें आप जो बेसिकली ट्वाइस द फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस, यहां पर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोअर टाइप में एंटाइटल है, मगर आप रिक्वेस्ट करके हायर टाइप में रहते हो। जो फ्लैट रेट है लाइसेंस फी का, उसका ट्वाइस आपको देना पड़ेगा। इसको मैं अंडरलाइन कर दिया इस केस में, ट्वाइस द फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस फी,
जो फ्लैट रेट का लाइसेंस फी है उसका ट्वाइस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोअर टाइप अकोमोडेशन के लिए एलिजिबल हो, एंटाइटल हो, मगर अभी आप रिक्वेस्ट करके जाकर हायर टाइप अकोमोडेशन में रहते हो, तो उसमें जो पेनाल्टी होगा वो ट्वाइस द फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस फी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो यहां पर जो दे दिया फंडामेंटल रूल 45C में जो एमोलुमेंट्स को जो डिफाइन किया, एमोलुमेंट्स में बेसिक पे प्लस डीए, आपका जो बेसिक पे है और बेसिक पे के ऊपर डीए है, उसमें ओनली आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस लेना है, अदर देन ये ट्रैवलिंग अलाउंस, एजुकेशन, ये सीए, चाइल्ड एजुकेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस, क्लॉथ अलाउंस, आउटफिट अलाउंस, इसको कोई भी अलाउंस नहीं लेना है, कॉम्पेंसेटरी को लेना है। मैं अभी बताया था कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। सपोज आप कब कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है, जब आप जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गया सिटी में, बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पर थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, वो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। तो इसमें जब एमोलुमेंट्स को मेजर किया जाएगा तब बेसिक पे डीए, और यदि आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है वो भी ऐड होगा। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल 45C एमोलुमेंट्स को डिफाइन किया है। नेक्स्ट है, आप नॉर्मली कितना मंथ्स के लिए आप रिटेन कर सकते हो आपका रेसिडेंस को। यहां पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स दिया है और यहां पर परमिसिबल पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ द रेसिडेंस। क्या परमिशन है, बियॉन्ड दैट आपको ये नॉर्मल परमिशन है, बियॉन्ड दैट आपको फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और अनऑथराइज एब्सेंस विदाउट परमिशन, ये सब केस में आप 1 मंथ के लिए रेसिडेंस रिटर्न कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, सेकेंड वन, रिटायरमेंट, आपका सुपर एनुएशन रिटायरमेंट, आपका 60 एज हो गया, आप रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने से क्या है, आप 2 मंथ्स नॉर्मल लाइसेंस फी में रह सकते हो, और अनदर 2 मंथ्स यदि आप रहोगे डबल द नॉर्मल लाइसेंस फी। ठीक है, तो रिटायर्ड जो सुपर एनुएशन रिटायरमेंट हो जाता है उसमें क्या है कि 2 मंथ्स बेसिकली आप नॉर्मल लाइसेंस फी में रह सकते हो, यदि अनदर 2 मंथ्स रहोगे तो वहां पर डबल द नॉर्मल लाइसेंस फी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, डेथ ऑफ द अलर्टी, यदि सपोज आप जॉब में हो, आपका डेथ हो जाता है, इसमें बेसिकली 12 मंथ्स नॉर्मली आप रेसिडेंस 12 मंथ्स रख सकते हो। ठीक है, और एडिशनल पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी इफ द डिसीज्ड ऑफिसर और हीज और हीज और हर डिपेंडेंट डज नॉट ओन ए हाउस एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि जॉब में है, अलर्टी का डेथ हो जाता है, तो नॉर्मली उसका जो डिपेंडेंट है वो 12 मंथ्स के लिए रेसिडेंस रख सकते हैं नॉर्मली। यदि आप अनदर एडिशनल 12 मंथ्स रखना चाहते हो तो कब रख सकते हो, नॉर्मल लाइसेंस फी में, जब एक्चुअली वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपका कोई रेसिडेंस नहीं है, जिस प्लेस में आपका पोस्टिंग है उसी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में चाहे जो डेथ एम्प्लॉय है कि उसका जो डिपेंडेंट है किसी का नाम पे कोई इट मींस हाउस नहीं है, तो अब इस केस में क्या होगा, नॉर्मली तो 12 मंथ्स मिलता है और एडिशनल 12 मंथ्स मिल जाएगा नॉर्मल लाइसेंस फी में, क्योंकि आपका पोस्टिंग प्लेस में रेसिडेंस नहीं है आपका कि आपका डिपेंडेंट का। ठीक है, नेक्स्ट वन, ट्रांसफर टू एन इनएलिजिबल ऑफिस, सपोज जो इनएलिजिबल ऑफिस को आपका ट्रांसफर हो गया, एलिजिबल नहीं, इनएलिजिबल, आपका एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो ऑफिस को ट्रांसफर जाने के लिए, मगर आपका ट्रांसफर हो गया, उस केस में आप नॉर्मली रेसिडेंस को 2 मंथ्स के लिए रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, ट्रांसफर टू ए प्लेस आउटसाइड द स्टेशन, यदि आपका ट्रांसफर होता है आउटसाइड ऑफ द स्टेशन, नॉर्मली परमिसिबल है, 2 मंथ्स रेसिडेंस आप रिटर्न कर सकते हो। फॉरेन सर्विस इन इंडिया, ऑन प्रोसीडिंग ऑन फॉरेन सर्विस, यदि फॉरेन सर्विस में चले जाते हो इन इंडिया में तो आप नॉर्मली रिटर्न कर सकते हो रेसिडेंस को 2 मंथ्स के लिए। ओके, टेम्पोररी ट्रांसफर इन इंडिया और ट्रांसफर टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, यदि आपका टेम्पोररी ट्रांसफर होता है इंडिया में और टेम्पोररी ट्रांसफर हो जाता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो आप नॉर्मली रेसिडेंस 4 मंथ्स के लिए रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वन, लीव केस में आ गया, अदर देन लीव प्रिपेयर, अदर देन इसको छोड़ दीजिए, लीव एलपीआर, मैटरनिटी लीव, स्टडी लीव, इसको सब छोड़ दीजिए, ओनली नॉर्मल जो लीव है, ईएल है, एचपीएल है, लीव नॉट ड्यू है,
जो अदर लीव है तो उस केस में आपको आप रिटर्न करोगे 4 मंथ्स, ठीक है। और मैटरनिटी लीव में मैटरनिटी लीव पीरियड होता है 6 मंथ्स नॉर्मली, प्लस द लीव ग्रांटेड इन कंटिन्यूएशन सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 मंथ्स। फर्स्ट मैटरनिटी लीव का पीरियड खत्म होने के बाद फिर आपको लीव ग्रांट किया जाएगा, उसके साथ एक्चुअली ऐड हो जाएगा 5 मंथ्स, तो तब तक आपको रेसिडेंस को रिटर्न करना है, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव प्लस द लीव ग्रांटेड इन कंटिन्यूएशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 मंथ्स। देन आपका मैटरनिटी लीव खत्म हो गया, फिर आप उसमें लीव ऐड करना चाहते हो तो 5 मंथ्स, जो एक्स्ट्रा 5 मंथ्स आप लीव ले सकते हो, उसके बाद वो परमिशन मिलेगा। अभी आ जाएगा लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के पहले आप जानते हो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट मैक्सिमम 300 EL हम ले सकते हैं। ऑन लीव ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्ड अंडर फंडामेंटल रूल 56G 56J में 56J में इट मींस रिटायरमेंट दे दिया जाता है, एक 3 मंथ नोटिस गवर्नमेंट देके आपको इट मींस द पर्सन को रिटायर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरा भी वीडियो इसके ऊपर है फंडामेंटल रूल 56J के ऊपर। तो उसमें लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट और अर्न्ड लीव ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्ड अंडर FR 56J, यहाँ पर फॉर द फुल पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 180 days इन द केस ऑफ लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट एंड 4 months इन अदर केसेस इंक्लूसिव ऑफ द पीरियड परमिसिबल इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। तो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट आपको 180 days वो दे दिया है फॉर द फुल पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 days इन द केस ऑफ लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, और बाकी जो 4 months एंड 4 months इन अदर केसेस इंक्लूसिव ऑफ द पीरियड परमिसिबल इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। स्टडी लीव इन और आउटसाइड इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ लीव बट नॉट एक्सीडिंग 6 months, ठीक है, 6 months से ज्यादा नहीं होगा। इफ इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ द एंटाइटल टाइप, जो एंटाइटल टाइप है, आपको जो एंटाइटलमेंट है, जो रेसिडेंस आप वही रेसिडेंस में आप रहते हो, तो आप स्टडी लीव में 6 months के लिए रिटर्न कर सकते हो। यदि आप लोअर टाइप अकोमोडेशन लिया है, देखिए बिलो इज अकोमोडेशन बिलो इज एंटाइटलमेंट, एंटायर पीरियड लीव आप इट मींस रिटर्न कर सकते हो। याद रखिए आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से आप रेसिडेंस अकोमोडेट किया है और आप स्टडी लीव में चले जाते हो इन और आउटसाइड इंडिया, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो 6 months के लिए। यदि आपका जो एंटाइटलमेंट है उससे बिलो जो अकोमोडेशन है आप रहते हो, तो एंटायर पीरियड लीव आप रह सकते हो। डेपुटेशन आउटसाइड इंडिया, जब आउटसाइड इंडिया को डेपुटेशन में चले गए, वो भी नॉट एक्सीडिंग 6 months, ओके 6 months तक आप रिटर्न कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, पूरा पीरियड यदि मेरी मेडिकल ग्राउंड में आप लीव है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिटर्न कर सकते हो नॉर्मली। ट्रेनिंग में भी फुल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आप रेसिडेंस को रिटर्न कर सकते हो, तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो टाइमिंग है कितना पीरियड तक आप रिटर्न कर सकते हो रेसिडेंस को, ये क्लियर दिया गया है, ठीक है। और एक फंडामेंटल रूल 46 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम आएंगे। फंडामेंटल रूल 46 में एक फीस के ऊपर है 46A, इसको याद रखिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट में भी परमिटेड, गवर्नमेंट सर्वेंट को परमिशन, यहां पर परमिशन देखिए, आप जाइए फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 6 में वो इसका डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, मगर इसमें परमिशन गवर्नमेंट दे रहा है फीस के लिए। सो इसमें आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट में भी परमिटेड इफ दिस कैन बी डन विदाउट डेट्रीमेंट। अच्छा, जो भी आप काम आउटसाइड में कर रहे हो उसमें आपका ऑफिशियल ड्यूटीज कोई हम पर नहीं हो रहा है, विदाउट डेट्रीमेंट टू हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका ऑफिशियल ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम पर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड सर्विस और ए सीरीज ऑफ सर्विसेज फॉर ए प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट बॉडी और फॉर ए पब्लिक बॉडी इंक्लूडिंग ए बॉडी एडमिनिस्टरिंग ए लोकल फंड, ओके, to receive a remuneration therefore if the service be material a recurring, जो भी सर्विस है if the service be material a recurring in nature और recurring fee। तो इस केस में आपको याद रखना है कि जो फीस के ऊपर है ना, जब आपको गवर्नमेंट परमिशन देता है कि आप जाकर कोई प्राइवेट बॉडी के लिए काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, और कोई पब्लिक बॉडी के लिए दे सकते हो, मगर आपका ऑफिशियल ड्यूटी जो उसमें हम पर नहीं होगा, तो इस केस में गवर्नमेंट फीस परमिशन देता है, चाहे वो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, ठीक है।
तो इसके ऊपर 46A में आप देख लीजिए, ये फंडामेंटल रूल 46A में डिस्कस किया गया है, गवर्नमेंट परमिशन देता है। नेक्स्ट है कि पेमेंट्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज इनकम फ्रॉम, सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इनकम फ्रॉम बुक्स, आर्टिकल्स, पेपर्स एंड लेक्चरर्स ऑन लिटरेरी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट, इसी एरिया में आपको फी मिलता है, तब इस केस में कि इंक्लूडिंग मैनेजमेंट साइंसेस, तो रूल है कि जब आपको फी मिलेगा उसका 1/3 पोर्शन जनरल रेवेन्यूज को चला जाएगा। मगर इस मैटर में सपोज आप गेस्ट लेक्चर हो के चले गए, कि गेस्ट फैकल्टी होकर चले गए, कि कोई कल्चरल एक्टिविटीज है, कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटीज है, कोई लिटरेरी एक्टिविटीज में, इसमें आप एक्स्ट्रा आवर दे रहे हो, वहां पर आपका गवर्नमेंट सर्विस यहां पर नहीं हो रहा है, आपका जो नॉर्मल सर्विस यहां पर नहीं हो रहा है, आप एक्स्ट्रा टाइम जाकर कोई लिटरेरी वर्क, कल्चरल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, कोई टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव, कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट में आप इन्वॉल्व होते हो, आप वहां पर फी मिलता है, तो वो वहां पर 1/3 आपका 1/3 फी जनरल रेवेन्यू को नहीं जाएगा इसी मैटर में। मगर जनरली फीस का 1/3 जनरल रेवेन्यू को चला जाता है। ओके, जनरल रेवेन्यू को 1/3 जनरल रेवेन्यू को चला जाता है, जितना फी मिलेगा उसका 1/3 जनरल रेवेन्यू को चला जाएगा। मगर यदि आपको इसी एरिया में फी मिलता है तो वहां पर 1/3 फी वहां पर डिडक्ट नहीं होगा, कि जनरल रेवेन्यू को नहीं जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरेरियम के ऊपर देखेंगे, जो ऑनरेरियम आपको गवर्नमेंट परमिशन देता है, क्योंकि मैं अभी बताया था कि फंडामेंटल रूल ये जो 9 सबसेक्शन 9 में ऑनरेरियम का डेफिनेशन दिया है, मगर यहां पर गवर्नमेंट आपको परमिशन देता है कि आप ऑनरेरियम ले सकते हो। तो यहां पर दे दिया, देखिए कि जो ऑनरेरियम है विच इज ऑकेजनल और इंटरमिटेंट इन कैरेक्टर। कभी ऑकेजनली आपको कुछ ये मिला, सपोज जैसे आप गेस्ट लेक्चर होकर चले गए, ठीक है, तो कि आप ट्रांसलेटर हो, आप कोई लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से अदर लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो इसी एरिया में आपको बेसिकली ऑनरेरियम मिलता है। तो विच इज ऑकेजनल, ये पॉइंट्स को ध्यान दीजिए, पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। विच इज ऑकेजनल और इंटरमीडिएट कैरेक्टर, आइदर सो लेबोरियस, बहुत लेबोरियस वर्क है, और कोई स्पेशल मेरिट रिलेटेड वर्क है जिसमें आपको अवार्ड मिल रहा है, तो इसी केस में आपको ऑनरेरियम मिलता है। ठीक है, जैसे आप इंक्वायरी ऑफिसर बन गए, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में एक सर्विसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया गया, तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है आपको ऑनरेरियम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लेबोरियस होता है और स्पेशल वर्क होता है। ठीक है, मगर आपको गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, बिना गवर्नमेंट परमिशन से आप ऑनरेरियम रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको गवर्नमेंट परमिशन चाहिए कि मुझे गेस्ट फैकल्टी में जाना है, मेरा ऑफिस के बाद में गेस्ट फैकल्टी जाकर पढ़ा सकता हूं। ठीक है, कि सपोज जैसे मैं ट्रांसलेटर हूं, मैं जाकर गवर्नमेंट जब परमिशन दे दिया, जाइए आप ट्रांसलेट कीजिए वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज को, तो इस मैटर में आपको बेसिकली ऑनरेरियम मिलता है। तो बेसिकली पॉइंट्स है ऑकेजनल, इंटरमिटेंट इन कैरेक्टर, लेबोरियस, की स्पेशल मेरिट हैज टू जस्टिफाई स्पेशल रिवॉर्ड। ठीक है, मगर गवर्नमेंट का परमिशन लेना चाहिए। तो ये जो है आप देखिए ये बहुत ही बड़ा फंडामेंटल रूल 46B, इसमें तो डेफिनेशन दिया है, मगर ये जो 46B में क्या है, क्लियरली मेंशन किया है कि आप ऑनरेरियम रिसीव कर सकते हो, मगर गवर्नमेंट का परमिशन लेना है। ठीक है, बोथ है फीस एंड ऑनरेरियम फंडामेंटल रूल 46C में। In the case of both fees and honorarium, the sanctioning authority shall record in writing that due regard has been paid to the general principle enunciated in Fundamental Rule 11, and shall record also the reasons which in his opinion justify the grant of the extra remuneration. तो इसमें क्या है, जो फीस ऑनरेरियम है ये एक एक्स्ट्रा रेमुनरेशन है। तो आपको देखा होगा फंडामेंटल रूल 11 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपको एक बेसिक पे लेवल में आपको आपका पे फिक्स किया गया है, तो आपको जो भी वर्क दिया जाएगा उसमें आपको एक्स्ट्रा रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मली काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो फंडामेंटल रूल 11 बोल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया उसमें आपको एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मिलेगा, ऐसा नहीं। मगर इसमें क्या है, जो जब गवर्नमेंट का परमिशन लेते हो, आप जाकर कोई प्राइवेट बॉडी में एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, मगर आपका ऑफिशियल वर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है, कि ऑनरेरियम क्या है, जब आप गेस्ट लेक्चर होकर चले गए, ओके,
गेस्ट लेक्चर होकर चले गए तो वहां पर आपको गवर्नमेंट परमिशन लेके, तो वहां पर जो मिल रहा है वो ऑनरेरियम है। तो गवर्नमेंट परमिशन जब देता है आपको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मिलेगा, ठीक है। और यहां पर थोड़ा ऑनरेरियम के ऊपर देखेंगे, इंक्वायरी ऑफिसर्स, ग्रांट ऑफ ऑनरेरियम टू इंक्वायरी ऑफिसर्स और प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। आप जानते हो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होता है, ठीक है, तो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, तो इंक्वायरी ऑफिसर को वहां पर ऑनरेरियम मिलता है। कैसे? फर्स्ट रिटायर्ड ऑफिसर्स को देखेंगे। रिटायर्ड ऑफिसर यहां पर दे दिया, देखिए रिटायर्ड ऑफिसर, जहां पर आप याद रखिए जब विटनेसेस मोर देन 10 है, विटनेसेस एक्चुअली मोर देन 10, तब आपको आपका जो बेसिक पेंशन होता है, बेसिक पेंशन का 90% आपको ऑनरेरियम मिलेगा रिटायर्ड ऑफिसर को। जो आपका बेसिक पेंशन है उसका 90% ऑनरेरियम मिलेगा। मगर यहां पर क्या है, कंडीशन क्या है, विटनेसेस जो केस में आप जो केस हैंडल कर रहे हो, जिस केस को आप इंक्वायरी कर रहे हो उसमें विटनेसेस मोर देन 10 है तो 90% ऑफ बेसिक पेंशन। यदि आपका विटनेसेस 6 to 10 है तो अब आपका बेसिक पेंशन का 70% मिलेगा, ठीक है। यदि आपका जो विटनेसेस है लेस देन 6 है तो अब आपका बेसिक पेंशन का 60% मिलेगा। जो आपका बेसिक पेंशन है उसका 60% मिलेगा। 90 70 60, मोर देन 10 विटनेसेस 90% ऑफ बेसिक पेंशन, 6 to 10 विटनेसेस 70% ऑफ बेसिक पेंशन, और लेस देन 6 विटनेसेस 60% ऑफ बेसिक पेंशन, ठीक है। ये रिटायर्ड ऑफिसर के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको याद रखना है 40,000 पर केस। मगर आप उसमें दिया है जो एंटाइटल है, आपका जो एंटाइटल है, जब आप सपोज आप जब रिटायर्ड किया था आप उसमें क्या एंटाइटल थे उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। मगर ट्रांसपोर्ट एक केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैक्सिमम कितना होता है, 40,000 होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या है, जैसे इमीडिएटली प्रायर टू रिटायरमेंट, जस्ट आपका रिटायरमेंट के पहले, ये बेसिकली रिटायर्ड ऑफिसर के लिए है, ये बेसिकली रिटायर्ड ऑफिसर के लिए है। तो आप पूछेंगे रिटायर्ड ऑफिसर को डेली अलाउंस कैसे मिलेगा, अभी तो वो जॉब में नहीं है, रिटायर्ड ऑफिसर अभी इंक्वायरी कर रहा है, तो जस्ट रिटायरमेंट के पहले उसका जो डेली अलाउंस था, डीए था, वही उसी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। सेक्रेटरियल असिस्टेंस देख लीजिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सपोज विटनेसेस ग्रेटर देन 10 रुपीज 40,000 कि सपोज विटनेसेस 6 to 10, सेक्रेटरियल असिस्टेंट मीन जो क्लरिकल लोग आपको हेल्प करेंगे, तो विटनेस 6 to 10 30,000 मिलेगा, और लेस देन 6 विटनेसेस 20,000 मिलेगा। 40 30 20 ये सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, ठीक है। चलो अभी सर्विस ऑफिसर्स को आएंगे। जो ऑफिसर्स अभी सर्विस में है उनको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जाता है, तो उनको कितना ऑनरेरियम मिलेगा, ठीक है। इफ द सर्विस ऑफिसर्स अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर, फॉर देम एक्चुअली ऑनरेरियम इज, उनका बेसिक पे का 15% मिलेगा ऑनरेरियम, ठीक है। ठीक है। और यदि कॉमन प्रोसीडिंग्स होता है, कॉमन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, तो उसमें कोई एडिशनल चार्ज ऑफिसर का क्या केस आप हैंडल कर रहे हो फॉर बोथ रिटायर्ड एंड सर्विंग, यदि कोई एडिशनल चार्ज ऑफिसर का केस हैंडल कर रहे हो तो उसमें एडिशनल 5,000 मिलेगा, ठीक है, एडिशनल 5,000 मिलेगा, ठीक है। मगर सर्विंग ऑफिसर को जो ऑनरेरियम मिलेगा, जो सर्विंग ऑफिसर जब इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसको जो ऑनरेरियम मिलेगा वो बेसिक पे का 15% मिलेगा। और कॉमन प्रोसीडिंग्स में यदि आप कोई एडिशनल चार्ज ऑफिसर का केस हैंडल कर रहे हो तो आपको एडिशनल 5,000 मिलेगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यू नो, प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऑल्सो इट मीन्स अपॉइंटेड बाय द बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो सब केस प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को उसका बेसिक पे का 10% मिलता है ऑनरेरियम, ठीक है। तो इंक्वायरी ऑफिसर को बेसिक पे का 15% मिलेगा जो सर्विंग ऑफिसर है। सो सिमिलरली यहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर को जो ऑनरेरियम मिलेगा उसका बेसिक पे का 10% मिलेगा। और बेसिकली जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो रिपोर्ट 680 डेज के अंदर देगा, जिस डेट में उसका अपॉइंटमेंट होगा वही देगा रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंक्वायरी विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हीज और हर अपॉइंटमेंट। जिस डेट में उसका अपॉइंटमेंट होगा उससे 180 डेज के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। और यदि बियॉन्ड चला जाता है तो बियॉन्ड जाकर आप जानते हो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में अप टू 18 मंथ्स तक जाता है, नॉर्मली 6 मंथ्स,
और ये एक्सटेंशन होके 118 मंथ्स तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, और परमिशन गिवन बाय द अथॉरिटी, राइट। और कुछ है, इस चीज को मैं ऐड कर दिया। बेसिकली जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो 8 केसेस को हैंडल करता है इन ए ईयर, और साइमल्टेनियसली 4 केसेस हैंडल करता है। ये एक ईयर में 8 केसेस हैंडल करेगा, मगर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में एट ए टाइम 4 केसेस हैंडल करेगा। और उसमें भी है कि आपको इंक्वायरी रिपोर्ट जब सबमिट करोगे 50% आपको मिल जाएगा, जो ऑनरेरियम है उसका 50% मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग है 45 डेज के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप जब इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो भी ऑनरेरियम फिक्स हुआ है तो उसका 50% मिल जाएगा, और बाकी विद इन 45 डेज के अंदर बाकी मिलेगा। और ये जो पैनल होता है एक रिटायर्ड ऑफिसर्स का, एक पैनल होता है इंक्वायरी ऑफिसर्स का, रिटायर्ड इंक्वायरी ऑफिसर के लिए एक पैनल होता है, वो पैनल का वैलिडिटी 3 ईयर्स है, ठीक है। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये चीज को ध्यान देना है। और दो चीज है, फंडामेंटल रूल 46 कैपिटल ए को आ जाएंगे। इसमें दिया है द प्रेसिडेंट may make rules prescribing the conditions and limits subject to which a fee may be received by a medical officer in civil employee for services other than professional attendance। तो अदर केस में प्रोफेशनल अटेंडेंस को छोड़ दीजिए, बाकी समय में मेडिकल ऑफिसर भी फी कलेक्ट कर सकता है, ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, ठीक है। बाकी समय प्रोफेशनल अटेंडेंस छोड़ दीजिए। सपोज प्रोफेशनल अटेंडेंस क्या है, प्रोफेशनली वो कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और वो सर्विस दे रहा है, वो तो वहां पर फी चार्ज नहीं करेगा, मगर बाकी समय में वो जाकर सर्विस दे रहा है, ठीक है, उसको फी मिलेगा, ठीक है, वो फी रिसीव कर सकता है। और फंडामेंटल रूल 47 ये बोल रहा है, ये तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। यहां पर है जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट मींस अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट। जो भी अथॉरिटीज है सबऑर्डिनेट टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो भी ग्रांट कर सकता है, इट में सैंक्शन द ग्रांट और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनरेरियम। तो जो ऑनरेरियम है कि फी है उसको ग्रांट कर सकता है, मगर जो यहां पर एक चीज है, अदर देन एक्सेप्टेंस ऑफ फीस बाय मेडिकल ऑफिसर्स इन सिविल एम्प्लॉय आज प्रोफेशनल अटेंडेंस, तो इसको वो अलाउ नहीं करेगा। जो मेडिकल ऑफिसर प्रोफेशनल अटेंडेंस में मेडिकल ऑफिसर्स को जो फी मिल रहा है आज सिविल एम्प्लॉय, वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं, अदर देन दिस वन। अदरवाइज इट मींस जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली जिस अथॉरिटीज को पावर दिया है, वो अथॉरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल में ऑनरेरियम और फी को ग्रांट कर सकते हैं। तो ये रूल जो फंडामेंटल रूल 47 है, ठीक है। तो आज इतना ही है। तो रूल 44, 45, 46, 47 में डिस्कस किया लाइसेंस फी की, ऑनरेरियम की फी, तो इसके ऊपर थोड़ा मैं क्लैरिफाई किया, और 10 एमसीक्यूज भी दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो माय फ्रेंड्स, आज इतना ही है। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Just wait for my next video. So thank you and namaskar to all of you.